अरब वर्ल्ड एंड मिडिल ईस्ट, क्या ये दोनों टर्म एक ही एरिया को डिनोट करते हैं या फिर अलग अलग है? अरे बताइए, आपसे ही पूछा जा रहा है। अलग अलग है। मिडिल ईस्ट अपने आप में एक लूज टर्म है, एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसका, जो यूरोपियन ने इस एरिया को डिनोट करने के लिए मिडिल ईस्ट कहा। ये जो आप देख रहे हैं ना कलर्ड वाला पार्ट, इजिप्ट, सऊदी, ओमान, यमन, इराक, टर्की, सीरिया, ईरान, ये वाला एशिया, ये हुआ मिडिल ईस्ट। व्हेन आई से अरब वर्ल्ड, तो इसमें नदर्न अफ्रीका के कंट्रीज आ जाते हैं और अरब कंट्रीज, अरब वर्ल्ड, दिस इज अरब मींस ऑन द बेसिस ऑफ अरब लैंग्वेज, यानी कि दोनों टर्म अलग अलग हैं। मिडिल ईस्ट को आज दुनिया का सबसे कंटेस्टेड जोन कहा जाता है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन इफ देयर इज, अगर दुनिया में किसी भी जगह अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यहां है। अब आप कहेंगे मुद्दा है क्या? एक्चुअली मुद्दे कई सारे हैं, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट कई सारे हैं। आपस में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, फिर अपने आप में हेजेमनी की लड़ाई है, ईरान का वर्चस्व चलेगा कि सऊदी का वर्चस्व चलेगा, ऊपर टर्की का वर्चस्व चलेगा या सऊदी का वर्चस्व चलेगा, अगर हम सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें। एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश, जैसे इराक ने इन्वेड कर दिया था कुवैत को, ईरान इराक वॉर चला था, या फिर दूसरे के एरिया को अपने इस्तेमाल, मतलब अपने इन्फ्लुएंस में यूज करने की ताकत, जैसे कि ईरान करता है यहां पर यमन के फाइटर्स को, हूथी रेबल्स को पैसा देकर, या लेबनान में हिजबुल्लाह को, तो यानी कि दूसरे के क्षेत्र में इन्फ्लुएंस। और मेजर कंटेस्टेशन फिर वेल्थ का, यानी कि पैसे का। जो टॉपिक है आज का हमारा, तो इस पर कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं हाईलाइटिंग दिस वेरी फैक्ट, जैसे कि ये देखिए द शैडो वॉर, ईरान का क्वेस्ट फॉर सुप्रीमेसी, ये अपने आप में इस रीजन में नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर लेकर आ सकता है। शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर शब्द क्यों हम यूज कर रहे हैं और स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट का क्यों नाम ले रहे हैं, जरा समझते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड, क्या चीज कॉमन थी? ये यूरोप में हुआ था। यूरोप उस समय कॉन्फ्लिक्ट का जोन था, फ्रांस वर्सेस जर्मनी, फिर बीच में ऑस्ट्रिया, इधर अलग अलग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कंटेस्टेशन थी किसकी? वही हेजमॉन बनना है जी, पावरफुल होना है जी। और इस कॉन्फ्लिक्ट और पावर के एस्केलेशन से हमने वर्ल्ड वॉर देखा। क्या आप नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर या नेक्स्ट मेजर एस्केलेशन इस यूरोपियन यूनियन वाले जोन में एक्सपेक्ट करते हैं नियर फ्यूचर में? ऐसा नहीं लगता। कारण, क्योंकि उस समय का यूरोप अलग था। इसके बाद यूरोप ने सीख ली और यूरो जोन बन गया, जहां पर तो सेम यूरो करेंसी तक यूज होती है। यूरोपियन यूनियन जोन ऑफ पीस बन गया, यूरोपियन यूनियन, इसमें से कुछ देश मिलकर यूरो जोन कहलाते हैं, जिनका मॉनेटरी सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है, यानी कि यूरो करेंसी। अब आप कहेंगे चलिए सर, यूरोप का तो मुद्दा सॉल्व है कि भाई वहां तो लग नहीं रहा। फिर कहेंगे सर यूएस, और सर यूएसएसआर में तो हो सकता था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, 1945 के बाद, लेकिन नहीं हुआ ना। क्यों? कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएस वर्सेस यूएसएसआर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए ही नहीं। इन्होंने प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल तो किया, दूसरे को पैसा हथियार दो और दूसरे को लड़वाओ। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही देश में दो ताकतें, कोई एक कम्युनिस्ट ताकत, एक कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने वाली ताकत, ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स लड़े, जैसे कोरियन वॉर हुआ, वियतनाम वॉर हुआ। लेकिन कोई मेजर एस्केलेशन दोनों के बीच में नहीं हुआ, होते होते रह गया, राइट। तो उसके बाद यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट, फिर रशिया बन गया। तो आप कहेंगे सर यूएस और रशिया में तो हो सकता था ना, लेकिन ये ताकतें बहुत समझदार ताकतें हुई। इन्होंने बकपासी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल तो किया, अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, दूसरे को भड़काना है, आपस में खुद कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। फिर कई लोगों ने कहा सर रशिया यूक्रेन ये तो एस्केलेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी कई लोगों ने लिखी, इस पर भी एनालिसिस आए। लेकिन रशिया का इतना ज्यादा पैसा और हथियार बर्बाद हो चुका है यहां पर, आपको लगता है कि वो वर्ल्ड ओवर किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को यू कैन से मेजर पावर के तौर पर रख रहा है? अभी फिलहाल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इस वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी यहां पर रशिया का एंगल तो बन रहा है, रशिया सपोर्टिंग ईरान, लेकिन खुद फ्रंट पे नहीं, क्योंकि वहां पर उसने कितने सारे रिसोर्सेज अपने अभी गवा दिए हैं। और प्लस यहां पर रशिया वर्सेस यूक्रेन में ना दुनिया आपस में इतनी ज्यादा बट नहीं रही, कितने सारे देश जो हैं वो रशिया के भी सपोर्ट में है। और जब मैं वर्ल्ड वॉर कह रहा हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि पूरी दुनिया ही आहुति में आ जाएगी, पूरी दुनिया ही कूद पड़ेगी। लेकिन देखिए, अगर कोई मेजर वॉर होता है तो कॉन्फ्लिक्ट सब पर होता है,
तो देखिए, ये सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का सिद्धांत है कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो किन किन जियोपॉलिटिकल इक्वेशन से हो सकता है उसके बारे में आप सोचकर चले। ठीक है, इट्स नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, इट्स अबाउट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर बाय एक्सपेक्टिंग कि क्या हो सकता है और उसको कैसे ना होने दिया जाए। फिर इजराइल वर्सेस ईरान जो आज का कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर एस्केलेट हो जाए तो कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट की ही नहीं, पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो हिल सकती है। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक। अब देखिए, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है और वहां पर रिसोर्सेज भी हों, तो बड़ी ताकतें अपना अपना इन्फ्लुएंस लेने वहां पर आएंगी कि भाई मुझे कुछ एरिया मिल जाए। इन्फ्लुएंस का यूज करने फिर फॉरेन कंट्रीज यहां पर पहुंच जाती हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर भी था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में भी हमने देखा, और आज भी हम ऐसा ही देख रहे हैं, राइट। प्लस इस रीजन में, जिसको मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, इस रीजन में टेररिज्म का इस्तेमाल होना और न्यूक्लियर थ्रेट होना, ये दुनिया के लिए बहुत मुश्किल भरा समय ला सकता है, क्योंकि यहां से जो टेररिज्म उठेगा वो केवल यही इंपैक्ट नहीं करेगा, वो दुनिया में कहीं पर भी अटैक कर सकता है। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है। अब जरा इस मिडिल ईस्ट टर्म को समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट टर्म तो बाद में आई, इससे पहले एक टर्म यूज होती थी नियर ईस्ट। आप कहेंगे नियर ईस्ट क्या है, जरा ये देख लीजिए। तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स यूज करते थे ये टर्म। वो मानते थे कि ये नियर ईस्ट है और ये मिडिल ईस्ट है। आप कहेंगे ये मतलब क्या, ये मतलब बाल्कन रीजन। बाल्कन कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, इस रीजन से और इसके आसपास जो सी है उससे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बाल्कन इसका नाम क्यों पड़ा। द रीजन इज दिस बाल्कन माउंटेन रेंज। ये है बाल्कन। यहां पर आप एड्रियाटिक सी देख रहे हैं, ये आप आयनियन सी, ये एशियन सी, ये हो गया टर्किश स्ट्रेट, और ये हो गया ब्लैक सी। तो इसके बीच में जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये है बाल्कन। इसको पहले नियर ईस्ट कहते थे। आप कहेंगे आज की डिबेट में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो भी समीकरण है वो इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक समय पर इस एरिया पर ओटोमन एम्पायर का राज था, और वर्ल्ड वॉर वन में जब ओटोमन एम्पायर इस एरिया में सब में डिफीट हो गया, और उसके बाद जो इस एरिया को बांटा गया फ्रांस और ब्रिटेन ने, उसके बाद से इमर्ज हो गए कितने सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स जो आज तक हम देखते हैं। और मिडिल ईस्ट वाला ये रीजन, इसको मिडिल ईस्ट वो बोलते थे, इसके साइड में। तो ऐसे वो डिवाइड करते थे। अब लॉजिक क्या था, उनका मानना था ब्रिटिशर्स का कि देखो, नियर ईस्ट इज जो ये बाल्कन वाला एरिया है वो उनके करीब है, और मिडिल क्योंकि उससे उधर वाला एरिया यानी कि इधर वाला एरिया उसको फार ईस्ट बोलते, तो इसको मिडिल ईस्ट बोल देते थे। लेकिन ये लार्जली जो नियर ईस्ट था वो इस वजह से यूज करते थे कि ठीक है, वो सिग्निफाई कर सकते हैं कि ओटोमन कंट्रोल में है, राइट। नाउ जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में डिक्लाइन हुआ ओटोमन एम्पायर, अब दो लोगों पर जिम्मेदारी आई कि जरा बाउंड्रीज को ड्रॉ करो। इसके लिए एक पर्दे के पीछे से साइकस पाइकट एग्रीमेंट हुआ। साइकस पाइकट क्यों, ये ब्रिटेन से मिस्टर साइकस और यहां पर फ्रांस से मिस्टर पाइकट, इनको जिम्मेदारी मिली थी कि भाई आप मिलकर इस एरिया को आपस में कैसे इन्फ्लुएंस को बांटना है वो बांट लीजिए। इन्होंने ये मैप बनाया। आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको लग रहा है ये जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट लाइन है, मतलब इतनी सीधी लाइन। ये जो आप ग्रीन, डार्क ग्रीन देख रहे हैं, डार्क ग्रीन का मतलब है डायरेक्ट फ्रांस के इन्फ्लुएंस में ये एरिया। तो यानी कि यहां पर जॉर्ज पाइकट जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई ये वाला एरिया तो हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ गया, तो ये टर्की वाला पार्ट भी आ गया। जो आप लाइट ग्रीन देख रहे हैं, यहां पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन लोकल पॉलिटिशियन, लोकल पॉलिटिक्स को यहां पर से दिया जाएगा, ऑटोनॉमी दी जाएगी। यहां पर जो डार्क ग्रे आप एरिया देख रहे हैं, ये ब्रिटिश डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा, डायरेक्ट ये तो कंट्रोल ही रहेगा, और ये ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस रहेगा, ये जो लाइट ग्रे आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने आपस में बांट लिया। इन पर आरोप लगा कि आपको अरब वर्ल्ड की जो ग्राउंड की स्थिति है, सेक्टेरियन डिफरेंसेस क्या है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द सेंस कि अंडरलाइंग एस्पिरेशन क्या है इस एरिया की। तो इन्होंने हिस्ट्री तो पढ़ी, लेकिन अंडरलाइंग एस्पिरेशंस जो है ऑन ग्राउंड, उनको इतना एसेस नहीं किया, और इन्होंने ऐसा बांट दिया। इसमें एक सबसे मेजर फ्लो तो आप ये देखिए, ये जो रीजन है, इसके यहां पर वो रीजन दिखा नहीं रखा, क्योंकि ये जो रीजन है, इस रीजन में हम एक बाहुल पॉपुलेशन, मतलब एक मेजोरिटी पॉपुलेशन कुर्दिश देखते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरीके से इसको बांटा कि कुर्दिश पॉपुलेशन किसी भी एरिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन रह ही नहीं पाई। कुछ कुर्दिश पॉपुलेशन आज जो है तुर्की में है, कुछ पॉपुलेशन आपके सीरिया में है, कुछ पॉपुलेशन नीचे इस इराक में है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कुर्दिस्तान की मांग,
तो इसी के लिए मैं कह रहा था कि अंडरलाइंग जो एस्पिरेशंस हैं, एथनिक एस्पिरेशंस की, हमारा भी एक पॉलिटिकल यूनिट होना चाहिए, क्योंकि हमारी अच्छी खासी जनसंख्या है। आप उस जनसंख्या को अलग अलग भागों में बांट दोगे तो अलग अलग देशों में क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी हो जाएगी। और इसके बाद एक और बात, ये कहने के लिए डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, कह रहे थे कि दुनिया को हम लोकतंत्र सिखाएंगे, लेकिन इनको खुद प्रैक्टिकल तौर पे सोचना चाहिए था कि भाई अरब वर्ल्ड में, इस मिडिल ईस्ट वाले एरिया में, इस एरिया को कहते थे लेवांत, ठीक है, क्या यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं सोसाइटी में? नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है तो जिस तरीके से आप इनको बांट रहे हो लोगों को, तो जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में रह जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसको परसिक्यूशन तो झेलना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको इक्वल से ना मिले सरकार में, राइट। तो यहां पर राइज हुआ मिलिटरिज्म का, यानी कि जिसके पास ताकत वो राज चलाएगा। तो ऐसे में ये नहीं सोचा गया कि भाई जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है तो इस पॉपुलेशन को आप इस तरीके से क्यों बांट रहे हो। मेजर मुद्दा क्या था कि हमारे इन्फ्लुएंस में वो एरिया रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं, हमारे रेवेन्यू इंटरेस्ट हैं, वो पूरे होते रहने चाहिए, आपस का जो सामंजस्य है वो बना रहना चाहिए। इसको जो है इंटरनेशनल एक्चुअली एरिया जोन घोषित किया गया था, बट ब्रिटिश मैंडेट था, मतलब ब्रिटिशर्स इसको यूएन के बिहाफ पर मतलब यूएन तो था नहीं बेसिकली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन आया, तो उससे पहले लीग ऑफ नेशंस का आइडिया था। तो कहा गया कि ठीक है, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर हम चलाएंगे और ग्रेजुअली फिर आगे क्या होगा देखा जाएगा। यहाँ पर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन और ज्यू पॉपुलेशन दोनों थी, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बांट दिया। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग एंगल है, आपने सुना होगा आइसिस जो आतंकवादी संगठन था, वो आइसिस की जगह आइसिल भी लिखते थे, और एल का मतलब क्या होता था, लेवांत। और उनके मैनिफेस्टो में जो पहला पॉइंट था आइसिस आतंकवादी संगठन के, वो ये था कि वो इस लेवांत को एक करेंगे और यहां पर इस्लामिक कैलिफेट लाएंगे। एक्चुअली एक समय पर इसको लेवांत कहते थे, ग्रेटर सीरिया भी कहते थे। ये पूरा एरिया ग्रेटर सीरिया ये लेवांत कहलाता था। उनका कहना था कि ये साइकस पाइकट के चक्कर में ये बांट दिया गया एरिया, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आते हुए फिर यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट होने लगी और फर्दर अलग अलग देश यहाँ पर बट गए, जैसे कि इराक, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, टर्की, इस तरीके से बट गए। तो वो कहते थे कि हम इस पूरे एरिया को एक करेंगे। किस एरिया को? इस एरिया को, ठीक है। नाउ ये एंगल तो आपको पूरा समझ में आया। अब यहां पर 3 इशू हमारे सामने इमर्ज हुए। एक तो मिलिट्री रेजिम हुआ, सप्रेशन हुआ। सप्रेशन किसका होगा भाई? कुछ ना कुछ जो एथनिसिटीज कम संख्या में रह गए उनका होगा, और आइडेंटिटी स्ट्रगल होगा कि अब पहचान क्या है। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि शुरुआत में एक यूनाइटेड फोर्स निकल कर आई अरब नेशनलिज्म की। मतलब अरब्स का यह मानना था कि यूरोपियंस जो हैं हमारे एरिया में आकर हम पर ही इन्फ्लुएंस चला रहे हैं, और अरब में इस बात को धोखा भी माना गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो यहां पर अरब पर राज कर रहे थे, इन्फ्लुएंस रखते थे मिस्टर हुसैन। तो हुसैन और मैकमोहन एक एग्रीमेंट हुआ था, मतलब एक समझौता हुआ था, कम्युनिकेशन हुआ था कि देखो अगर अरब हमें सपोर्ट दे देगा, क्योंकि इस एरिया में था आपके ओटोमन एम्पायर, इस एरिया में ओटोमन एम्पायर नहीं था। तो ऐसा था कि भाई तुम यहां से हमें सपोर्ट करोगे, और अरब का इन्फ्लुएंस पूरे एरिया में है, क्योंकि भाई अरब क्या है, ये तो गढ़ है ना, मक्का मदीना इस्लाम का गढ़ है। तो ऐसे में उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करो, ओटोमन को टक्कर मिलेगी, और ओटोमन अगर कमजोर होगा तो ब्रिटेन जीतेगा, फ्रांस जीतेगा, तो अल्टीमेटली अरब वर्ल्ड को आजादी दे देंगे। वो आजादी भी नहीं दी गई है, और अलग अलग वादे चल रहे थे। ये भी कहा जाता है एक वादा कुर्दिश लोगों से भी किया गया था कि तुम्हें भी आजादी दे देंगे। एक वादा बेल्फर डिक्लेरेशन के नाम पर ज्यूज से भी किया गया था कि तुम्हें भी यहां पर मिल जाएगा अपना एक देश, बेल्फर डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं। तो एक तरीके से बात है कि जब अपनी पर बात आती है तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर कोशिश करते हैं कि भाई हम जीत जाएं, और सीक्रेटली बात चलती रहती है। और एक सीक्रेट ये था कि भाई दूसरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान सीक्रेटली ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इनमें भी आपस में बात हो चुकी थी कि इस एरिया पर हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा। खैर, अब आज की दुनिया में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट इस एरिया में हो गए। एक तो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ही ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, ब्रिटिश रेस्पॉन्स क्या था कि भाई हम तो इस एरिया को अब अपने एरिया अंडर लेंगे। इन्फ्लुएंस मैंने आपको दिखाई दिया। ये कम्युनिकेशन, हुसैन मैकमोहन कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है कि मैकमोहन से तो आप सब वास्ता रखते होंगे। मैकमोहन लाइन याद आ रहा है कुछ? अरे मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये मेजर सरदर्द बना हुआ है हमारे लिए भी। कारण वो चाइना कह रहा है हम नहीं मानते इसको, तो वही मैकमोहन, राइट। यहां पर भी बातचीत चल रही है। तो कम्युनिकेशन कहा, इसको एग्रीमेंट नहीं कहा, क्योंकि भाई ये तो कम्युनिकेशन था ना कि भाई आप हमें सपोर्ट करो तो ग्रेजुअली फिर हम आपको यहां पर इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो अरब वर्ल्ड,
लेकिन ये धोखा मिल गया इनको। यह है पैलेस्टीन फॉर द ज्यूज, बेल्फर ने जो डिक्लेरेशन किया था। अब सोचिए आप, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है और उस टाइम पर ये डिक्लेरेशन आपने कर दिया कि ज्यूज के लिए अलग से होमलैंड दे देंगे। आपको ये लगता है इससे ही ज़ायनिस्ट मूवमेंट को फिर एक पुश मिला और जिसकी वजह से फिर ज्यूज का बड़ी मात्रा में यहां पर इन्फ्लक्स हुआ, यानी कि ज्यूज फिर अपने होमलैंड के लिए, इजराइल के लिए यहां पर स्थापित होने लगे। ये सपोर्ट कहा था उन्होंने कि ब्रिटिशर्स सपोर्ट देंगे। खैर फाइनली जब अब ये जो लैंड था पैलेस्टीनियन लैंड, यहां पर ज्यूज भी आ गए, पैलेस्टीन भी आ गए। फाइनली इस मुद्दे को लेकर जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, यूएनजीए में लेकर गए ब्रिटिशर्स। फिर यूएनजीए ने कहा ठीक है भाई, जो पैलेस्टीनियन ज्यूइश कंट्रोल जोन है, यानी कि पैलेस्टीन का वो भाग जो ज्यूज के कंट्रोल में है, वहां पर हम एक अलग से स्टेट यानी कि अलग से देश इजराइल घोषित करते हैं। और इसके बाद से अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हवा पकड़ गया कि भाई अब तो अरब जो है कैसे इसको होने देंगे, ये तो पैलेस्टीनियन अरब से, इनके साथ गलत हुआ। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है और भी है इस अरब वर्ल्ड में, जैसे कि कुवैत और ईरान। यानी कि जैसे इराक का ये मानना था कि कुवैत को अलग अलग देश बनना ही नहीं था कायदे में, मतलब इराक का ये आइडिया था कि कुवैत तो हमारा ही भाग होना चाहिए, ये अलग से अमीरात बनाया गया तो गलत बनाया गया इन यूरोपियन फोर्सेस द्वारा। तो और साथ में इराक और ईरान का वॉर हुआ, इन्फ्लुएंस का वॉर। अब इराक ईरान का वॉर हुआ तो उस समय इराक को लग रहा था कि भाई सऊदी और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपस में। जो सऊदी है वो सुन्नी वर्ल्ड का लीडर, शिया वर्ल्ड का लीडर ईरान। तो ऐसे में लग रहा था सद्दाम हुसैन को कि ठीक है, मतलब सऊदी को भी फायदा होगा अगर मैं ईरान से टक्कर लूंगा। इस चक्कर में इराक पर खुद इतना उधार हो गया, कहा जाता है करीब $80 बिलियन का उधार हुआ, जिसमें से $14 बिलियन का उधार वो कुवैत पर था। तो कुवैत था छोटा सा, लेकिन ऑयल जो इंडस्ट्री थी वो काफी बूम कर रही थी। कुवैत ने कहा मुझे चाहिए मेरा पैसा। इराक ने कहा रुक जाओ, अभी हमने वॉर लड़ा है ईरान इराक से, इतना लंबा वॉर चला, अभी नहीं है पैसा। कुवैत ने कहा पैसा चाहिए वापस। तो सद्दाम हुसैन ने कहा फिर ऐसा करो, सद्दाम हुसैन वांटेड कि यहां पर यूरोपियन इन्फ्लुएंस ना रहे, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना रहे, और डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस एटलीस्ट जो अरबियन पेनिनसुला है इसके सभी देश एक होकर ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल कर लें, क्योंकि मेजर डिपेंडेंस ऑयल की थी, है ना, यूएस की भी, अदर नेशंस की भी। तो इस वजह से उनका कहना था, कुवैत से भी उन्होंने कहा, सऊदी से भी कहा कि तुम ऑयल की सप्लाई को कम कर दो। ऑयल की सप्लाई को कम करोगे, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का भाव बढ़ेगा, तो हमारे अपने रिसोर्सेज से हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, सेम ऑयल प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो इराक ने कहा भाई मुझे आपको वापस देना है पैसा, इसी तरीके से पैसा मैं जल्दी से दे सकता हूँ, कर दो। कुवैत वॉज इन गुड बुक्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। कुवैत ने कहा नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, कारण क्योंकि कुवैत का जो एक्सप्लोरेशन था उसमें जो टेक्नोलॉजी काम आ रही थी, जो कंपनी सपोर्ट कर रही थी, वो यूएस की थी, यूरोप की थी। खैर तो फाइनली जो है कुवैत ने कहा हम तो ऐसा नहीं करेंगे। इराक ने कहा कुवैत तुम्हें पैसा भी चाहिए और तुम ये भी नहीं करोगे। कुवैत ने कहा नहीं करेंगे। फाइनली जो है सद्दाम हुसैन ने कहा कुवैत अब तुम हमारे हो। तो फाइनली जो है इन्वेजन हो गया कुवैत का। अब कुवैत का इन्वेजन हो गया तो अब यूएस और ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये भी हिल गई। इनको लगा कि यार अगर आज कुवैत का इन्वेजन हुआ है, कल को अगर सऊदी के साथ ऐसा हो गया तो यानी कि जो अरब वर्ल्ड, इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो ऑयल लॉबी है वो तो सद्दाम कंट्रोल कर लेगा। तो फिर आपको पता है फिर सद्दाम को कहा गया सद्दाम तुम पे तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उसके बाद इस बहाने यूएस की फोर्सेस उतर गई इराक में। मतलब ये देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है यूएस, उस पर जिम्मा है कि आप यूएन के कानून को मानेंगे। यूएनएससी में जो रेजोल्यूशन था इराक में इन्वेजन का वो रिजेक्ट हो गया था, यानी कि यूएन के कानून के हिसाब से यूएस की फोर्सेस इराक में ना उतरती। लेकिन देखिए सीधा सा रूल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इसको रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि आपके पास अगर पावर है तो आप जो करते हो और उसको अगर उसके पीछे खड़े होने की आप क्षमता रखते हो तो वो सब जायज ठहरा दिया जाता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। यूएस की फोर्सेस आई इराक में। जितना आरोप लगा था सद्दाम हुसैन पे कि भाई सद्दाम हुसैन तुमने जो है यहाँ पर जो कुर्द पॉपुलेशन है उनको उन पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहला ही जो साल था इराक के इन्वेजन का कहा जाता है उसमें करीब 7,000 सिविलियन पॉपुलेशन भी मारी गई। खैर भाई पावर के सामने क्या ही हो सकता है। कहा जाता है ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ पावरफुल इज कंसिडर्ड एज मोर पावरफुल देन पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट। यानी कि आपके पास ताकत है तो भाई आपका जो आर्ग्यूमेंट है सब कहेंगे वाह 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 वाह। और ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। मैसिव फेलियर था इराक में। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, इनस्टेबिलिटी। लेकिन फिर भी इराक
का इराक में आना जो है यूएस के लिए इस तरीके से फायदेमंद था। उसके बाद से अभी आगे एंगल कनेक्ट होगा आपको कैसे, फिर उसके बाद इराक में मेजर यूएस की कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। जो ऑयल था उस पर, ऑयल लॉबी पर जो कंट्रोल था, वो तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब आता है ईरान का न्यूक्लियर इशू। इधर जो है इराक का तो सेटलमेंट हो चुका था, सद्दाम हुसैन जा चुके थे, राइट। नाउ इधर ईरान जो है अब वो न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था। ईरान को लग रहा था कि अब जमाना है न्यूक्लियर डेटरेंस का। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब होता है अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो आपका दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर हो और उसके पीछे कोई भी खड़ा हो, इशारा आप समझ गए होंगे, दुश्मन यानी कि सऊदी कितना ही ताकतवर हो, उसके पीछे कोई भी खड़ा हो, यानी कि चाहे यूएस खड़ा हो, तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये आइडिया है न्यूक्लियर डिटरेंस का, क्योंकि उसको अल्टीमेटली खतरा रहेगा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन करा और उसने, ईरान ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्वाहा, मतलब ज्यादा नुकसान हो जाएगा भाई, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। तो न्यूक्लियर डिटरेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट वाज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ ईरान। फाइनली अब इससे जो है दिक्कत यूएस को भी हुई, मिडिल ईस्ट को भी हुई, सबको दिक्कत हुई। आप कहेंगे सबको दिक्कत क्यों हो रही है भाई, इंडिया ने भी तो बनाया, इंडिया से तो इतनी दिक्कत नहीं है पूरी दुनिया को। रीजन क्या है, ईरान जो है सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, जैसे लेबनान में, हूथी रिबेल्स को यमन में। तो यानी कि ईरान की पॉलिसी रही है सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स वाया मनी एंड वाया वेपन। तो इस वजह से यूएस को लगता है कि भाई जब जिसका ईरान साथी है, ईरान के साथ गुड डायनेमिक्स चल रहे हैं, चाइना के, रशिया के, और फिर रशिया से पीछे नॉर्थ कोरिया का एंगल यहाँ पर बैठ रहा है, तो इनकी एक्सेस सही बैठ रही है। बाकी मिडिल ईस्ट को और दुनिया को ईरान से खतरा है, ऐसा यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का नैरेटिव है। आप कहेंगे सर इंडिया का क्या नैरेटिव है। देखिए इंडिया को ईरान से कोई खतरा नहीं है फिलहाल, ठीक है, हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। हम तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं छाबहार पे। हम तो ईरान को इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता ही है। तो अगर हमें सेंट्रल एशिया से एनर्जी रिजर्व्स को एक्सेस करना है तो भाई हम ईरान वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि यूएस का दबाव है हर जगह पर कि भाई ईरान से स्टेप बैक करो, तो अगर हम पिछले 10 सालों के रिश्तों की बात करें तो हमने अपनी ऑयल के सप्लाई में स्टेप बैक किया है। ये सारा बैकग्राउंड मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 की प्रोबेबिलिटी पर एनालिसिस होता है तो ये भी डायनेमिक बैठने चाहिए कि कौन किसकी तरफ होगा। तो इससे आपको पता लगा कि जो वेस्ट का दुश्मन है जरूरी नहीं है इंडिया का दुश्मन हो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, है ना। खैर, तो अब फाइनली हुआ क्या, मिस्टर एक यहाँ पर अलग से एग्रीमेंट भी हुआ कि भाई अल्टीमेटली JCPOA जिसको कहा गया कि ईरान हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे, आपकी इकोनॉमी को नुकसान होगा क्योंकि आप ऑयल को बेचते हो, अगर खरीदने वाले नहीं खरीदेंगे हमारे कहने से तो आप क्या करोगे। तो ईरान ने कहा बात तो ठीक है। फाइनली न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ 2015 में, लेकिन उसके बाद आए महामना ट्रंप जी ने कहा कि नहीं, हमें शक है कि ये जो ईरान है वो पूरी तरह अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को IAEA को नहीं दिखा रहा। तो फाइनली जो उन्होंने कहा कि हम तो इससे बाहर आ रहे हैं, हम नहीं मानते। तो इसके बाद ईरान ने कहा नहीं मानते तो इफ समवन हेट्स यू फॉर नो रीजन देन गिव देम अ रीजन। आई थिंक दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ ईरान। तो फाइनली ईरान ने क्या करा, उन्होंने कहा कि अब हम अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। एनरिचमेंट का मतलब है कि यूरेनियम जो एज अ फ्यूल को हम वेपन ग्रेड का कर देंगे फर्दर। सऊदी ईरान का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, कंटेस्टेशन है, एक दूसरे को इनसिक्योरिटी है। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ धर्म का मामला है, शिया सुन्नी का मामला है, लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि इन्फ्लुएंस अगर आपका किसी एरिया पर होगा तो जाहिर सी बात है उससे आपका फिर एक्सेस टू ट्रेड भी है, एक्सेस टू मनी भी है। जब आपके पास इन्फ्लुएंस होता है तो इन्फ्लुएंस से आप जो उस एरिया की पॉलिटिक्स है उसको अपने फेवर में कर पाते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे कहीं ज्यादा है। तभी मैंने कहा कि कुछ सऊदी के बैकर्स देश हैं और कुछ ईरान के बैकर्स देश हैं, तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पर है। इसके बाद वाटर वॉर है। इंटरेस्टिंग बात ये है, और मतलब ये इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट है कि देखिए इस एरिया में फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है। फ्रेश वाटर का सोर्स होगी रिवर्स, राइट। और यहां पर जब टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो क्या उन रिवर्स में वाटर का लेवल सेम रहेगा, नहीं रहेगा। तो यही हो रहा है। जैसे कि यहां पर देखिए हाफ ऑफ द एनुअल फ्लो ऑफ सेवरल रिवर्स रिड्यूस हो गया है, राइट। जैसे हेविली कंसेंट्रेटेड एरियाज में टिग्रिस का, यूफ्रेटिस का नाम देते हैं, अभी आएगा। इन रिवर्स का रूट ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि जॉर्डन पे अगर आ जाए तो ये है जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन रिवर अब इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, तो यानी कि इस रिवर के रिसोर्सेस को भी यूज करना चाहेंगे, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन हो गया।
ऐसे टिग्रिस यूफ्रेट्स हो गया, ये देखिए टिग्रिस यूफ्रेट्स, इनका रूट देख लीजिए आप, ठीक है, यानी कि इस एरिया से आ रहा है ये, यानी कि टर्की, सीरिया, इराक एंड देन फाइनली इनटू पर्शियन गल्फ। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इमर्ज या पासेस थ्रू टर्की, सीरिया एंड इराक एंड एंड इनटू रेड सी, तो आप कहेंगे गलत जवाब है, एक गलत होता है एक सरासर, सरासर क्यों, ये पर्शियन गल्फ में जा रही है, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ये है, इससे पहले जब आईसिस आई तो आईसिस ने इन्हीं एरियाज पर कब्जा करना स्टार्ट किया, डैम्स को अटैक किया, जैसे कि इराक का ये हदीथा डैम काफी चर्चा में आया था। इस डैम को बचाने के लिए यूएस की फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की आईसिस पे, जिससे कि क्योंकि ये डैम मेजर इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन करता है इराक में, तो भाई दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर आईसिस ने दूसरा अटैक किया यहाँ पर फलूजा डैम पर, इसको अपने अंडर लेने की कोशिश करी और उनके फाइटर्स ने डैम को कंट्रोल भी कर लिया था, रिजर्वोयर में जो वाटर है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से पीछे वाले एरियाज में फ्लड हो गया था। उसके बाद जब रेबल्स जिनको सपोर्ट था वो रेबल्स आए तो रेबल्स ने फ्लो को ओपन किया, तो अदर आगे वाले एरिया में फ्लड हो गया। तो इस वजह से एक प्रॉपर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट में ये एरिया आता है तो उसका मतलब है ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी ऑल आर गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 की बात है तो जो दो बड़ी ताकतें दुनिया में हेजमनी के लिए लड़ रही हैं वो किसको बैक कर रही हैं मैटर करता है। यहाँ पर है यूएस और चाइना। ऐसा लग रहा है कि यूएस की हेजमनी पर सवाल उठ रहा है कि उसकी हेजमनी डिक्लाइन में और चाइना उसको कैप्चर करना चाह रहा है। चाइना मिडिल ईस्ट में मेजर प्लेयर बनना चाह रहा है। इसके लिए मीडिएशन के लिए आपने देखा होगा एफर्ट्स किए गए थे कि भाई सऊदी एंड ईरान दोनों को बीजिंग में, दोनों के लीडर्स को, मीडिएटर्स को बीजिंग में वहां पर बुलाया गया। ऐसे ही ताइवान वाला इशू हुआ, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं चाइना वर्सेस यूएस ऑन ताइवान, राइट। तो यानी कि अगर अभी जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जितनी है दुनिया में, अगर उसमें मेजर कहीं शिफ्ट आएगा तो वो यूएस और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेशन से आएगा। इजराइल और ईरान एक बहाना हो सकता है, क्योंकि इजराइल के सपोर्ट में हम सबको पता है रिसेंट रिपोर्ट्स कि यूएस की नेवी का हमने मोबिलाइजेशन देखा है कहां पर, मेडिटेरियन में टुवर्ड्स इजराइल। और ऐसे में हमको पता है ईरान को बैक कौन करता है, चाइना। तो एक तरीके से चाइना ईरान को बैक कर रहा है, इजराइल को बैक यूएस कर रहा है, तो दिस कैन बी अ पॉसिबल एस्केलेशन। अब आती है बात रशिया की। रशिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अभी नहीं आएगा मिडिल ईस्ट के, बट वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। रशिया इज हैविंग गुड रिलेशंस विद ईरान, क्योंकि दोनों पर एक ही बात का यू कैन से, एक ही चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है यूएस द्वारा, वो क्या है, सैंक्शंस, यूनिलेटरल इकोनॉमिक सैंक्शंस, डॉलर बीइंग यूज्ड एज वेपन। तो एक तरीके से बात है, रशिया और ईरान का दर्द तो वो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है जैसे उनको ड्रोन्स की जरूरत है तो ईरान इज फेमस फॉर ड्रोन्स, तो वो ड्रोन्स भी दिए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का एंगल, नॉर्थ कोरिया अपने पर फोकस करता है, इस मेजर डायनेमिक्स में वेस्टर्न नैरेटिव को परचेज नहीं करता है। वो रशिया के और चाइना के काफी करीब आया है, तो ऐसे में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग अप वन स्ट्रॉन्ग पिलर एंड बैकिंग ईरान कैन एक्चुअली सीवियरली इम्पैक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मिडिल ईस्ट, राइट। और ये इजराइल और हमास का वॉर जो अभी हुआ है, ये इस दिशा में एक ट्रिगर हो सकता है। यूएई कोशिश कर रहा है कि भाई देखो सीरिया तुम शेलिंग मत करो, लेकिन सीरिया की तरफ से भी शेलिंग हो रही है। लेबनान को मनाया जा रहा है हिजबुल्लाह को कि मत करो, लेकिन वो भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ये एस्केलेशन हो सकता है। अब रही सही कसर जो है, ये ऐसी स्टेटमेंट्स पूरी कर देती हैं। जरा देखिए रेसिप एर्डोगन टर्की से क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, द किलिंग्स ऑफ इजरायली सिविलियंस बाय हमास वर एक्सीडेंटल। इन्होंने कहा कि जो हमास ने किलिंग करी है इजरायली सिविलियंस की, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो एक्सीडेंटल था। और इजराइल की जो अप्रोच है फॉर सॉल्विंग द सिचुएशन ऑफ पैलेस्टीन, ये ब्रूटल है और अनजस्टिफाइड है। तो आपको नहीं लग रहा है ये ऐसी स्टेटमेंट्स क्या है वो फर्दर एस्केलेट ही करेंगी। बेंजामिन नेतन्याहू, वो उनका तो एक तरीके से है कि भाई लगभग 30 साल हो गए कि जिसमें इस बात को एस्केलेट करते करते दुनिया के सामने कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो खतरा है, खतरा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसा ना हो कि साथ में यहाँ पर इजराइल के ऊपर ये जो मैसिव अटैक हुआ है हमास ने कर दिया, तो अब इजराइल अपने आप को पोजीशन करना चाहेगा एज कि उसकी जो डिफेंस फोर्सेस है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वन ऑफ द बेस्ट है, और वो आगे ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ना लाए। तो शायद वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ एस्पिनाज करे, कुछ काउंटर अटैक करे, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा सीवियर हो। तो दिस कैन बी अ प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड वी होप फॉर बेस्ट stability and peace and progress. Now question is,
Examine the current crisis in Middle East and how does it impact India's interest. तो आई थिंक आपको अंदाजा लग गया है कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, रूट क्या है, क्या चल रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट भाई ईरान के साथ मैंने आपको बताया, सेंट्रल एशिया को की इकोनॉमी से कनेक्ट करना है, यूरेनियम के लिए भी और ट्रेड के लिए भी, बेसिकली ट्रेड, राइट, ट्रेड के लिए। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आती है, ऑयल का प्राइस राइज, तो यानी कि इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है, राइट। प्लस हमारा जो आईमैक है, G20 में जो आपको अलग से मैंने वीडियो में समझाया था, वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो कितने सारे रीजंस हैं, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। लास्ट में आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि कल आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख को 8 बजे सुबह। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन इन। आप studyIQ.com पर जाएंगे तो डायरेक्टली एनरोल कर लेंगे, और आज से अभी ये दशहरा सेल आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट। तो कैसे आपको एडमिशन लेना होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप studyIQ पर जाते हैं एंड यहाँ पर नीचे जाके आपका कोर्स आ जाएगा। जैसे ये आ गया, ये 23 से स्टार्ट हो रहा है, आपने टैप किया एंड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन हियर। ये आपको फीस यहाँ शो हो रही है, बट दिस इज नॉट द फीस, क्योंकि द सेल इज ओपन। तो आप अपना ये यहाँ पर नंबर डायल करने के, नंबर ऐड करने के बाद आपको OTP आ जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली जस्ट एनरोल। और आपको ईमेल आईडी पर आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो पासवर्ड आ जाएगा, यूज़र आईडी आ जाएगी, और कल सुबह से फिर हम क्लास में मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच 28 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, पेपर 1 सेक्शन में। जय हिंद। आपके क्या विचार हैं, आप शेयर करिएगा कमेंट्स में।